सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। डिस्कस कर रहे हैं अपन डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं अपन, जिसके अंदर सबसे पहले बीमारी की परिभाषा और उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, देन इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक मेजर और मैनेजमेंट। इस तरीके से अपन सबको पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने सारे के सारे मेजर डिसऑर्डर की परिभाषा और उनकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बता दिया था। बोले तो हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर या इश्केमिक हार्ट डिजीज, जिसके अंदर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में अपन ने जानकारी ली। देन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में अपन ने जाना। इसके बाद अपन ने वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर की जानकारी ली। देन अपन ने इन्फ्लामेटरी हार्ट डिसऑर्डर पढ़े। बात करें क्या केवल ये इतने से ही है? नहीं, इसके अलावा भी कुछ डिसऑर्डर हैं जिनको बोलेंगे अपन डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल। वो मैं अलग से सेपरेटली आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, वो बेसिकली इसी में आएंगे। जैसे डीवीटी हो गया, वेरिकोज वेन हो गया, आयोटिक एन्यूरिज्म हो गया, डिसरिथमिया हो गया, ये अलग से टॉपिक हैं जिनको अपन ब्रॉड वे में आगे ही पढ़ेंगे। अब परिभाषा और पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट होने के बाद अगला टॉपिक आता है इटियोलॉजी, कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हैं उसकी इटियोलॉजी और कॉजेज क्या होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है इटियोलॉजी और कॉजेज। इटियोलॉजी एंड कॉजेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। इटियोलॉजी और कॉजेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो दिमाग में दौड़ाएं आप, कौन कौन से कॉज होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के लिए। व्हाट आर द कॉमन कॉजेज? तो देखो यहां पर कुछ साथियों के दिमाग में आ रहे हैं कि सर हमें पता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होना, स्मोकिंग करना, ओबेसिटी होना, ये सारे के सारे कॉज हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा नहीं, इनमें से एक भी कॉज नहीं है। क्या हर ओबेस पर्सन को कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो ये निश्चित होता है? नहीं। जो आपके दिमाग में आ रहे हैं दे ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स, जो बीमारी होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। एग्जैक्ट कॉज नहीं है। एग्जैक्ट कॉज के बारे में मैं बात करूं तो कल ही या लास्ट लेक्चर के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। बताओ, कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बनेगा तो निश्चित है इंसान को एमआई होगा। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमआई, द आंसर इज कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। एंजाइना पेक्टोरिस का नंबर 1 कॉज होता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर हार्ट की किसी लेयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, अंदर वाली में, बीच वाली में, बाहर वाली में, तो बताओ एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। यदि किसी इंसान के हार्ट की सर्जरी हो रही है, सर्जरी के दौरान सूचरिंग कर दी, उसके बाद वहां इन्फेक्टिव होने का खतरा हुआ, चाकू से वार किया किसी इंसान के सीने पर और वह चाकू अंदर हार्ट तक पहुंच गया और उसने पेरिकार्डियम को टीयर कर दिया, तो बताओ पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। तो हार्ट को किसी तरह की इंजरी होना, हार्ट में सामान्यतः सर्जरी होना, कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का बनना, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होना, दीज आर द एग्जैक्ट कॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो कौन कौन से कॉजेज की बात कर सकते हैं अपन? यहां अपन बोल सकते हैं कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का निर्माण। तो एक तो कॉज होगा कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस,
कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बनेगा तो होने वाली बीमारी का नाम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगले कॉज को डील करें अपन, दैट इज द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट कॉज, हार्ट में किसी भी तरह का ट्रॉमा या इंजरी होना, इंजरी, ट्रॉमा, या कभी कभार सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, सर्जरी टू हार्ट। इसके अलावा अपन बात करें तो यूजुअल तौर पर जितने भी पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं, देखिए यहां पर अपन और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे प्री लोड का बढ़ना, आफ्टर लोड का बढ़ना, हार्ट के द्वारा ज्यादा काम कराना, तो वह बेसिकली हार्ट फेलियर के कॉज हो सकते हैं। डीवीटी के कॉज अलग होते हैं, डिसरिथमिया के कॉज अलग होते हैं। तो मीनिंग यह है कि सारे के सारे कॉज को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, सभी के लिए कॉज स्पेसिफिक है, हर बीमारी के लिए कॉज स्पेसिफिक है, इसलिए स्पेसिफिक कॉज को अपन स्पेसिफिक डिसऑर्डर के अंतर्गत पढ़ेंगे। स्पेसिफिक कॉज को अपन स्पेसिफिक डिसऑर्डर के अंदर पढ़ेंगे। यहां एक वर्ड ऐड कर सकते हैं आप, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना हार्ट की लेयर में, और जिस लेयर में इन्फेक्शन होगा उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो दीज आर द कॉमन कॉज। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये 3-4 ही होंगे क्या? नहीं, कम से कम 50-100 होंगे, पर वो हर बीमारी के अलग अलग होंगे। तो जब अपन बीमारी पढ़ेंगे उस बीमारी से संबंधित कॉज मैं आपको उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में पढ़ा दूंगा। यहां पर कुछ कॉमन है, कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस होगा तो एमआई होगा, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो एंजाइना होगा, इंजरी, ट्रॉमा, सर्जरी या इन्फेक्शन होगा तो एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस होगा। तो ये 2-4 पॉइंट कॉमन हैं, बाकी सबके स्पेसिफिक कॉज हैं जिनको डिसऑर्डर के अंतर्गत ही अपन डील करेंगे। तो ये आपका टॉपिक होता है इटियोलॉजी और कॉजेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। अब अपन उन फैक्टर की बात करते हैं जो इंसान में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना को बढ़ा देते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना को बढ़ाने वाले पर्टिकुलर फैक्टर्स को नाम दिया जाता है रिस्क फैक्टर। वह फैक्टर जो इंसान में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना को बढ़ा देते हैं, दीज आर नोन एज रिस्क फैक्टर्स। तो जो आपके दिमाग के अंदर आ रहे थे कॉजेज, वो कॉजेज नहीं थे, बेसिकली रिस्क फैक्टर थे, और उसको अपन इसके अंतर्गत डील करेंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर। 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। देखिए, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब है वह रिस्क फैक्टर जो इंसान के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना संभव नहीं, इसको कम या ज्यादा आप नहीं कर सकते, यह रिस्क आपके साथ एसोसिएट रहेगी। और दूसरे हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो 2 तरह के रिस्क फैक्टर हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर बोले तो वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स जो किसी भी इंसान में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। देखिए, नॉन मॉडिफाइबल के अंदर कौन कौन से रिस्क फैक्टर आएंगे, उन पर यदि एनालिसिस किया जाए। पॉइंट नंबर 1, एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी इंसान में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ेगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी इंसान में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ेगी। एक 30 साल और
55 साल दोनों में तुलना करें तो 55 साल वाले इंसान में दिल के दौरा आने की संभावना ज्यादा है बजाय 30 साल की। क्यों बढ़ती है, इसका भी एक कॉमन सा लॉजिक होता है कि ओल्ड एज जैसे जैसे आती है इंसान की आर्टरी के अंदर इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है। अवस्था को अपन नाम देते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होने की वजह से आर्टरी हार्ड हो जाती है। आर्टरी के हार्ड होने की वजह से ब्लड के द्वारा उस पर लगने वाला प्रेशर, जिसको अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं, बढ़ जाता है, और बेसिकली हाइपरटेंशन ही सारी बीमारियों की जड़ होता है। अब आप खुद बताओ, क्या इसमें किसी तरह का परिवर्तन करना आपके द्वारा संभव होगा? आई थिंक आंसर है नो। कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। एज बढ़ेगी तो बढ़ेगी भैया, क्या एज को मॉडिफाई कर सकते हो? 44 साल से वापस 24 साल के हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते। इसका मतलब यह एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। अगला रिस्क फैक्टर की अपन बात करें, सेक्स रेशो, बोले तो मेल या फीमेल होना। मेल या फीमेल होना, तो ऐसा माना जाता है कि मेल के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना फीमेल की तुलना में ज्यादा होती है। देखिए, दिल का दौरा जितना अपन सुनते हैं आस पड़ोस में, सोसाइटी में, आपने जब भी सुना होगा तो 10 जनों के बारे में सुना है तो 10 में से कम 7 या 8 मेल होंगे, 2 या 3 फीमेल का ही सुना होगा। फीमेल के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना मेल की तुलना में कम होती है। इसका साइंटिफिक रीजन होता है। देखिए, शुरुआती 10-12 साल तो ना मेल में होती है ना फीमेल में होती है बीमारी, कंजेनाइटल है तो बात अलग है। उसके बाद 10 साल से लेकर 50 साल तक फीमेल में जो मीनोपोज होता है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, इस दौरान उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन नामक सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि एक पोटेंट वेजोडाइलेटर का काम करता है। अच्छा, पोटेंट वेजोडाइलेटर फीमेल की बॉडी में है, और ये आप प्रैक्टिकली भी अनुभव कर सकते हैं। सेम एज ग्रुप के मेल और फीमेल का आप बीपी चेक करें तो फीमेल का बीपी हमेशा कम मिलेगा। 30 साल के मेल और फीमेल दोनों का बीपी चेक करें तो 90% संभावना है कि फीमेल का बीपी कम मिलेगा, क्योंकि उसके शरीर में एस्ट्रोजन है, और एस्ट्रोजन एक पोटेंट वेजोडाइलेटर का काम करता है। तो 50 साल की उम्र तक फीमेल में एस्ट्रोजन पाए जाने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना कम होती है। बट आफ्टर द मीनोपोज एस्ट्रोजन सीक्रेट होना कम हो जाता है, और पोस्ट मीनोपोजल सिम्टम में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। यानी 50 के बाद दोनों में संभावना बराबर हो जाती है, परंतु 50 साल से पहले फीमेल के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना मेल की तुलना में कम होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन विच इज ए पोटेंट वेजोडाइलेटर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े अपन थर्ड। अच्छा, इसमें भी परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अपन बात यदि किसी के फादर, मदर, दादाजी, नाना जी, नानी जी, दादी जी, इनमें दिल का दौरा आया है, इनमें दिल का दौरा आया है या फिर इश्केमिक हार्ट डिसऑर्डर है, तो आने वाली पीढ़ी में उनके अंदर भी, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मेरी फैमिली के अंदर कोई ऐसा मरीज है, दादाजी, दादी जी, नाना, नानी, मामा, फादर, मदर, तो मैं ऑटोमेटिकली रिस्क में चला जाता हूं। अभी इसकी स्टडी अधूरी है, शायद आने वाले सालों में अपन को कुछ देखने को मिले कि कोई जेनेटिक फैक्टर या कोई जीन होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होता है, और वह संभावना को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। तो मोस्ट मार्क फैक्टर होता है। बताओ, फैमिली हिस्ट्री में किसी को दिल का दौरा आया है तो आया है, क्या इसको परिवर्तित किया जाना संभव है? नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड अंडर द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। चौथा और लास्ट, रेशियल फैक्टर। रेशियल फैक्टर देखिए, वर्ल्ड वाइड स्टडी हुई है तो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर वहां भी 2 तरह के पर्सन, व्हाइट और ब्लैक। जो ब्लैक है उनको नेग्रोज कहा जाता है, उनके अंदर हार्ट की बीमारियां ज्यादा देखी गई। तो किसी इंसान का जन्म नेग्रोज में होना या अफ्रीकन कंट्री में होना
ऑटोमेटिकली उसको रिस्क में डालेगा। अब जन्म होने के बाद भले से वो कहीं और आ जाए, बट वहां रिस्क फैक्टर तो है ही जहां जन्म लिया है। नेग्रोज के अंदर पर्सन में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना ज्यादा होती है। दैट आर प्रेजेंटेड ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ हॉस्पिटल डाटा। देयर इज ए नो पर्टिकुलर रीजन, जैसे कुछ पर्टिकुलर रीजन है जहां पर पर्टिकुलर कैंसर कॉमन होते हैं। अब होते हैं तो होते हैं, उनका कोई भी पर्टिकुलर परफेक्ट कारण नहीं दिया जा सकता। तो ऐसा माना जाता है रेशियल फैक्टर के अनुसार कि ब्लैक पर्सन के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना व्हाइट पर्सन की तुलना में ज्यादा होती है। अब यहां ये दिमाग कतई नहीं लगाएं कि सर फेयर एंड लवली से ब्लैक को व्हाइट कर लेंगे। अरे नेचुरली तो ब्लैक है। अब बाद में कितना भी परिवर्तित हो उससे पॉसिबल नहीं है। तो ब्लैक पर्सन के अंदर व्हाइट पर्सन की तुलना में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना ज्यादा होती है। जिसका जन्म अफ्रीकन कंट्री में नेग्रोज में हुआ है होगी। ये सारे के सारे फैक्टर जो यहां पर लिखे हुए हैं, इनमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। सो दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड अंडर द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। कई बार इसी पर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है या निम्न में से कौन सा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो नॉन मॉडिफाइबल में केवल ये 4 नाम है। एज हो गया, सेक्स हो गया, फैमिली हिस्ट्री और रेशियल फैक्टर। इज दैट क्लियर? अब अपन डिस्कस करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नंबर 2 पर अपन डिस्कस करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर तो देखिए, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर कौन कौन से रिस्क फैक्टर शामिल हैं, जिनमें से कुछ एक का तो आपको बहुत अच्छे से पता है। वह पर्सन जिसका वजन ज्यादा होता है, बोले तो ओबेसिटी। ओबेस पर्सन के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना ज्यादा होती है बजाय नॉर्मल पर्सन के। क्यों ज्यादा होती है उसका भी कारण है। ओबेस पर्सन की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा तो वह आर्टरी की दीवार पर डिपॉजिट होगा, और आर्टरी की दीवार पर डिपॉजिट होने का मतलब है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो हार्ट की बीमारियां होंगी। अच्छा, हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों हुआ या ओबेसिटी क्यों बढ़ी? खाने में उसने फैट ज्यादा खाई होगी भैया ने। तो हाई फैटी डाइट लेना यह भी रिस्क फैक्टर है। हाई फैटी डाइट, ज्यादा फैटी डाइट लोगे तो ओबेसिटी बढ़ेगी तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा। अगले पॉइंट पर अपन बात करें। एक तो हाई फैटी डाइट ले रहा है, वजन लगातार बढ़ा रहा है, ऊपर से लाइफ स्टाइल भी लग्जरियस जी रहा है, घूमने फिरने का कोई काम नहीं है, पूरे दिन बैठने का काम है, यानी लग्जरियस लाइफ स्टाइल जिसके अंदर फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई है। इस लाइफ स्टाइल को बोलेंगे सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, या फिर इसको अपन दूसरे टर्म में नाम दे सकते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी। ऐसा कहा जाता है कि सप्ताह में कम से कम 4 दिन 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना आपके हार्ट के लिए काफी उचित रहता है। इतना तो होना ही चाहिए। अगर कोई इंसान भरपूर मात्रा में तो फैट खा रहा है, चलना फिरना उसने छोड़ दिया है, इसका मतलब है उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ेगी।
सीधा सा लॉजिक है। देखो इन सारे फैक्टर को यदि आप गौर फरमाएं तो इनका मतलब लगभग एक ही निकल रहा है। आप ज्यादा फैट खाओगे, साथ में लग्जरियस लाइफ स्टाइल जियोगे, हर चीज के लिए आप किसी न किसी वाहन का सहारा ले रहे हो, पैदल चलना आपने बंद कर दिया, हमेशा लिफ्ट का सहारा लेते हो, जहां भी लिफ्ट लगी होती हैं आप वहां पढ़ते हैं बगल में सीढ़ियां होती हैं, लिखा होता है यूज द स्टेयर फॉर हेल्दी हार्ट। आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें लिफ्ट के बजाय, हेल्दी हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है ताकि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो। तो ज्यादा फैट खाओगे, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जियोगे, फिजिकली इनएक्टिव रहोगे तो आप ओबेस हो जाओगे, और ओबेस हो जाओगे तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं इनका मतलब लगभग एक ही है कि बॉडी में कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, जिससे आर्टरी नैरो हो जाएंगी, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगले पॉइंट के अंदर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, स्मोकिंग और टोबैको। स्मोकिंग और टोबैको वह पर्सन जो स्मोक करते हैं या टोबैको का सेवन नॉर्मल इंसान की तुलना में 5 गुना ज्यादा हो जाती, 5 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं, और चैन स्मोकर के अंदर तो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती। ऐसा क्यों होता है? आखिर स्मोकिंग वाले पर्सन के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है, वाई? इसका कारण दिया जाता है कि स्मोक करने वाले पर्सन में, स्मोक या टोबैको में जो निकोटीन होता है वह एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है। यानी जो इंसान स्मोक करते हैं, 5 साल से ज्यादा हो गए स्मोक करते हुए, तो आप उनका बीपी चेक करें, उनका डायस्टोलिक बीपी हमेशा ज्यादा मिलेगा। अच्छा, डायस्टोलिक बीपी हमेशा ज्यादा मिलने का मतलब क्या है? शरीर में निकोटीन है और ब्लड वेसल का क्या हो रहा है? वेजोकंस्ट्रिक्शन, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है। अब ऐसे इंसानों में जब पीआर बढ़ा हुआ है, आर्टरी नैरो है, तो आसानी से डिपोजिशन होता है कोलेस्ट्रॉल का, और डिपोजिशन होने के बाद सारी बीमारियां होती हैं। बोले तो ये हमेशा रिस्क में रहते हैं हाइपरटेंशन की, और हाइपरटेंशन की संभावना ज्यादा है तो सारी बीमारियों की जड़ हाइपरटेंशन ही होती है। आगे मैं हाइपरटेंशन पढ़ाऊंगा तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा कि हाइपरटेंशन से बहुत सारी बीमारियां होती। अपनी बॉडी में 2 बीमारियां ऐसी हैं जिनको साइलेंट किलर नाम दिया गया, एक तो हाइपरटेंशन होता है और दूसरा डायबिटीज मेलाइटस होती। एक तो हाइपरटेंशन होता है, दूसरा डायबिटीज मेलाइटस होती है। तो स्मोकिंग और टोबैको वाले इंसान के अंदर हार्ट डिसऑर्डर की संभावना ज्यादा होती है। कारण होता है निकोटीन, जो एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल नैरो होती हैं, जिससे पीआर बढ़ता है, जिससे बीपी बढ़ेगा और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़े। अगला फैक्टर देखें, ऐसा कहा जाता है कि 40 साल के बाद जब आप खाना खाते हैं तो सब्जी में ऊपर से नमक डालने वाली आदत को भूल जाएं, यदि आपको अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है तो। देखें, चटपटा खाने की आदत होती है अपन को, नमक कम है तो तुरंत नमक मंगवाते हैं और नमक डालते हैं अपन, तुरंत नमक मंगवाते हैं और नमक डालते हैं अपन। हार्ट को आपको स्वस्थ रखना है तो 40 के बाद नमक कम है तो कम से ही काम चला लो भैया, ज्यादा नमक मत डालो। क्यों नहीं डालें अपन नमक? नमक डालोगे तो सोडियम मिलेगा, क्या कर देगा जो सोडियम? देखिए, सोडियम की मात्रा ज्यादा होना अपनी बॉडी में फ्लूइड को ज्यादा रिटेन कराता है। अगर आप नमक ज्यादा खाओगे तो फ्लूइड ज्यादा रिटेन होगा, फ्लूइड ज्यादा रिटेन होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा। सिंपली बोलूं तो शरीर में हाइपरवोलेमिया होने की संभावना होगी। हाइपरवोलेमिया होने की संभावना होगी तो वीआर, वीनस रिटर्न बढ़ेगा। वीनस रिटर्न हार्ट में ज्यादा जाएगा तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो वह इंसान जो डाइट में सोडियम ज्यादा लेते हैं उनके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। बताओ, ज्यादा काम करेगा तो आने वाले भविष्य में मसल कमजोर हो सकती है और हार्ट फेलियर जैसी अवस्था में जा सकता है। तो हार्ट को स्वस्थ रखना है
तो 40 साल के बाद सब्जी में ऊपर से नमक डालने की आदत को भूल जाओ। यह आपके हमारे लिए बेहद बेनिफिशियल रहता है। ये कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा दी जाने वाली कॉमन सलाह होती। हाई सोडियम डाइट भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादा सोडियम खाओगे तो फ्लूइड ज्यादा रुकेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइपरवोलेमिया होगा। हाइपरवोलेमिया होगा तो वीआर बढ़ेगी। वीआर ज्यादा जाएगी, हार्ट ज्यादा कराना चाहते हो, इसलिए सोडियम को सामान्यतः अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का मतलब यह नहीं बंद कर देना चाहिए, बट हां जो अपन बहुत ज्यादा चटपटा खाते हैं वो अपन को कम कर देना चाहिए। तो हाई सोडियम डाइट इज ऑल्सो द रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। आगे बढ़े, इसके बाद अगला पॉइंट, स्ट्रेस। बहुत ज्यादा तनाव लेने की वजह से भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। तनाव लेने से संभावना क्यों बढ़ जाती है जी? तनाव लेने से संभावना क्यों बढ़ जाती है? देखें, गांव के अंदर तो आज भी ये मान्यता है, जब कोई 45-50 साल का इंसान अपने दोस्त को बोलता है कि यार 4-5 दिन से तबीयत खराब है, पूछता है क्या हुआ, वो बताता है कि यार बीपी बढ़ा हुआ है, तो सामने वाला दोस्त कहता है क्यों इतना तनाव लेता है यार जो बीपी बढ़ा रहा है। यानी आज भी अपनी सोसाइटी में मान्यता है कि बीपी बढ़ने का मेन कारण तनाव ही होता है। बीपी बढ़ने का मेन कारण तनाव ही होता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, आपको बता दिया, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है अपने हार्ट को। सिंपैथेटिक के फाइबर निकलते हैं यहां से, स्पाइनल कोड से। ब्लड वेसल को भी सप्लाई होते हैं ये फाइबर। जब भी आप तनाव जैसी अवस्था में आते हैं, एंजाइटी वाली अवस्था में आते हैं, आप साथियों को पता है कि सिंपैथेटिक का स्टिमुलेशन होता है। इसको फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्ड कहा जाता है। तो तनाव में आना, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्ड जागृत होगा, बोले तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तनाव की वजह से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा किसकी वजह से? तनाव की वजह से। गौर करना आप, तनाव की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ। हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पता है आपको बढ़ेंगे। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। बोले तो नॉर्मल अवस्था में जहां सिस्टोलिक बीपी 120, 25, 30 था, अब वह बढ़कर 150 हो गया। सिस्टोलिक बीपी बढ़ा। तनाव से सिंपैथेटिक को पढ़ा चुका हूं। सिंपैथेटिक के स्टिमुलेट होने से ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। सोचो, ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन कर दिया, इसका मतलब है पेरीफेरल रेजिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ा। और पेरीफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डायस्टोलिक बीपी क्या होगा? बढ़ेगा। डायस्टोलिक बीपी जो पहले 80 चल रहा था, अब वह बढ़कर 100 हो गया। तो इंसान का अब तनाव की वजह से बीपी है 150/100, और इसी अवस्था को बोलेंगे अपन हाइपरटेंशन। और मैं कई बार ये वर्ड रिपीट कर चुका हूं कि सारी बीमारियों की जड़ हाइपरटेंशन ही है। सारी बीमारियों की जड़ हाइपरटेंशन है। इज दैट क्लियर? तो तनाव से बीपी किस तरीके से बढ़ जाता है, ये पिक्चर आपके सामने है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जिससे सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा जिससे पीआर बढ़ेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, उससे डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। तो बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में रहने पर भी इंसान का बीपी ज्यादा रहने लगता है, और बीपी के ज्यादा रहने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस इज ऑल्सो द रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियो
वेस्कुलर डिसऑर्डर। आगे बढ़े, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, शुगर वाले मरीज में बोले तो डायबिटीज मेलाइटस, साइलेंट किलर के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। डायबिटीज मेलाइटस वाले इंसान में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना नॉर्मल इंसान की तुलना में 10 गुना ज्यादा होती है। और एक और फैक्टर दिया जाता है लो फाइबर डाइट, एक और फैक्टर दिया जाता है लो फाइबर डाइट। यदि आप आपकी डाइट के अंदर फाइबर कम खाते हैं तो भी आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना होगी, क्योंकि फाइबर्स आपको बहुत सारा फायदा पहुंचाते हैं। क्या फायदा पहुंचाते हैं, कैसे फायदा पहुंचाते हैं, वो डील करने वाले हैं अपन यहां। चले तो यहां पर जो नाम आप देख रहे हैं, ओबेसिटी होना, मुझे लगता है यहां पर कोई लॉजिक देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है ओबेसिटी से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कैसे होंगे। अच्छा, क्या ओबेसिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हो। आप वजन घटा सकते हो, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल कर सकते हो, फैटी डाइट कंट्रोल कर सकते हो, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर सकते हो, फिजिकल इनएक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हो। इन सब का मतलब तो लगभग एक ही हो गया। स्मोकिंग या टोबैको की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? लॉजिक क्लियर है। निकोटीन होता है जो पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है, जिससे पीआर बढ़ेगा, जिससे बीपी बढ़ेगा, और बीपी ही सारी बीमारियों की जड़ होगा। अच्छा, स्मोकिंग और टोबैको को छोड़ा जा सकता है, बोले तो मॉडिफाई कर सकते हैं अपन। हाई सोडियम डाइट, ऊपर से नमक डालने की आदत को भूल सकते हो। सोडियम क्यों नुकसानदायक होता है? क्योंकि इसकी वजह से फ्लूइड का रिटेंशन होता है और बॉडी में हाइपरवोलेमिया कर देता है। स्ट्रेस, तनाव की वजह से इंसान का बीपी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है अभी समझा दिया। और लास्ट में 2 वर्ड लिखे हुए हैं, डायबिटीज मेलाइटस। बताओ, मॉडिफाई कर सकते हो? ऐसा कहा जाता है इस पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल के दौरान, जो आज का दौर चल रहा है, इस लाइफ स्टाइल के दौरान 40 साल के बाद इंसान को अपने 2 चीजों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर साल में एक बार तो चेकअप होना ही चाहिए। और वो 2 चीजें हैं, कार्डियोलॉजिस्ट सलाह देते हैं, वो 2 चीजें हैं, खुद का बीपी और शुगर। बीपी और शुगर को कंट्रोल रखो, इंसान 10 साल ज्यादा जिएगा। बीपी और शुगर में गड़बड़ी आ गई तो इंसान की उम्र 15 साल कम हो जाएगी। इंसान की उम्र 15 साल कम हो जाएगी। तो बीपी, शुगर दोनों साइलेंट किलर हैं और सारी बीमारियों की जड़ हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस से भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ती है। परंतु किसी को हो भी जाए तो ग्लूकोज को कंट्रोल में रखना संभव है, मॉडिफाई कर सकते हैं। और लो फाइबर डाइट, बोले तो फाइबर डाइट को बढ़ा भी सकते हो, इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 8 नंबर तक के फैक्टर का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। 9वां और 10वां किस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना को बढ़ाता है, उसको समझ लें आप। डायबिटीज मेलाइटस, जिसको नाम दिया जाता है साइलेंट किलर। डायबिटीज मेलाइटस, जिसको नाम दिया जाता है साइलेंट किलर। जब किसी इंसान को डायबिटीज मेलाइटस होता है तो उसको कौन कौन से क्लिनिकल फीचर आते हैं, उनको अपन नाम देते हैं ट्रिपल पी। उनको अपन नाम देते हैं ट्रिपल पी। पॉलीफेजिया, 3 की जगह 5 चपाती खाने लग गया इंसान। पॉलीडिप्सिया, ज्यादा पानी पीने लग गया। पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिन आने लग गया। सबसे पहले तो मैं यहीं पर क्लियर करना चाहूंगा, यदि आपके मेरे साथ ऐसा हो कि अपन 3 की जगह 4 चपाती खाने लगे, यूरिन अपन को दिन में 6 की जगह 8 बार आने लगे। अभी क्या अपन काउंट करते हैं कि कितनी बार यूरिन जाते हैं? अपन नहीं। पानी अपन 8 गिलास की जगह 12 गिलास पीने लगे तो ध्यान ही नहीं जाता, नोटिस ही नहीं करते। बताओ, क्या आपको पता है आप कितने गिलास पानी पीते हो दिन में, कितनी बार यूरिन जाते हो?
हाँ, चपाती का जरूर पता है, वो भी वेरिएबल है, किसी दिन तो 4 खाते हो, किसी दिन 3 खाते हो, किसी दिन 5 भी खा लेते हो। तो अल्टीमेटली ये जो सिम्टम डायबिटीज मेलाइटस में आएंगे, इनमें से एक भी सिम्टम ऐसा नहीं है जो आपको अस्पताल में जाने पर मजबूर करे। इंसान इग्नोर करता है। मुझे मान के चलो शुगर हो गई और मुझे ये सिम्टम आने लगे तो मैं इग्नोर करूंगा, दिमाग लगाऊंगा ही नहीं। जब तक मुझे कहीं दर्द नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं आएगा, तब तक मैं दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। कोई नहीं यार, नॉर्मल है। यूरिन 8 की जगह 12 बार जाना, 8 गिलास की जगह 12 गिलास पानी पीना, 3 की जगह 4 चपाती खाना, ऐसा कोई सिम्टम थोड़ी जो डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे सर मैं 4 चपाती खाने लग गया, मुझे यूरिन थोड़ा ज्यादा आता है। हाँ, कोई कोई कॉन्शियस होते हैं जो जाकर नोटिस कर लेते हैं और वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। अदरवाइज एक सामान्य पर्सन इन चीजों को नोटिस नहीं करता, उसको शुगर हो चुकी होती है। आज भी अपने यहां 30% से ज्यादा केस ऐसे हैं जिनको शुगर या डायबिटीज एक्सीडेंटली डायग्नोस होती। अस्पताल में जाते हैं किसी और समस्या को लेकर और वहां पर उनकी जांच हुई तो पता चला कि इसको तो शुगर है। अब वो शुगर कब से है इसका भी डिसीजन नहीं होता, साल 2 साल 5 साल 10 सालों से हो सकती है उसको शुगर। तो अल्टीमेटली इसके एक तो माइनर सिम्टम होते हैं और 2 4 5 सालों से लगातार शुगर चल रही है, लगातार शुगर चल रही है, इंसान को पता ही नहीं है, परंतु शरीर में अंदर ही अंदर वह नुकसान कर रही। देखें, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ब्रॉड वे में एंडोक्राइनोलॉजी का पार्ट है ये, परंतु यहां अपने काम आएगा इसलिए बता देता हूं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन के अंदर इसका एक तो कॉम्प्लिकेशन होता है, इसकी मैकेनिज्म एंडोक्राइनोलॉजी का पार्ट है, वहां पर डिस्कस हो जाएगा कि शुगर वाले मरीज में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है। शुगर वाले मरीज में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, हाई जो नर्व होती हैं, उनके बाहर की जो न्यूरोलीमा सीथ होती है या माइलिन सीथ होती है, उसका डीमाइलिनेशन हो जाता है। तो डीमाइलिनेशन होने की वजह से जो इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव हो जाता है, तो शरीर में नंबनेस आ जाती है, सुन्न हो जाता है, पूरी बॉडी में इंटरनली भी हो जाता है। अवस्था को बोलते हैं अपन न्यूरोपैथी। माइलिन सीथ का डैमेज हो जाना, जिससे इंपल्स के ट्रांसमिशन में कमी आ जाना, इस अवस्था को नाम दिया जाता है न्यूरोपैथी। इस अवस्था को नाम दिया जाता है न्यूरोपैथी। ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। अब देखें, डायबिटीज मेलाइटस वाले इंसान में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है। ये इसको सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा, तो यह कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी की अंदर वाली दीवार पर अटैच होगा। अंदर वाली दीवार पर अटैच होने का मतलब है ऐसे इंसानों में जिनको डायबिटीज मेलाइटस है और उनकी कोरोनरी आर्टरी की अंदर वाली दीवार पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ, इसका मतलब है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, आगे चलकर एंजाइना और एमआई भी हो सकता है। साथ में नॉर्मल आर्टरी के अंदर यदि ये डिपोजिशन हुआ, नॉर्मल आर्टरी में यदि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ, तो बताओ ऐसे इंसानों का बीपी बढ़ेगा, ऐसे इंसानों का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अपन बात कर सकते हैं इन पर्टिकुलर इंसानों में जिनको डायबिटीज मेलाइटस है, उनमें हाइपरटेंशन होने की संभावना, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर होने की संभावना। और चूंकि आर्टरी का वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो सोचो अब हार्ट जब इसमें पंप करेगा ब्लड, तो इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। भाई आर्टरी का नैरोनेस आ गई, तो अब हार्ट को उतना ही ब्लड पहुंचाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इंसान का वेंट्रिकल ज्यादा काम करेगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। और एनलार्जमेंट हुआ तो आने वाले टाइम में इसकी मसल कमजोर हो जाएंगी, मसल का कमजोर होना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर,
मसल का कमजोर होना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जिन इंसानों को डायबिटीज मेलाइटस है, आने वाले भविष्य में उनको बीपी की समस्या होना, बीपी की समस्या होना, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर की समस्या होना या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की समस्या होना कॉमन है। फर्स्ट टारगेट ऑर्गन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें, इंसान को डायबिटीज मेलाइटस है, इनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो यह डिपॉजिट हो रहा है आर्टरी की अंदर वाली दीवार पर। आर्टरी की अंदर वाली दीवार पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है। बताओ, रीनल आर्टरी की अंदर वाली दीवार पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा तो किडनी को मिलने वाली ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अवस्था को बोलेंगे रीनल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल लगातार इसकी ब्लड सप्लाई कम रही तो किडनी भी जवाब दे देगी कि भैया बहुत हो चुका, आखिर कब तक। इस कम ब्लड सप्लाई की वजह से किडनी के नेफ्रॉन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और नेफ्रॉन का डैमेज होना कौन सी अवस्था पैदा करेगा? आंसर है क्रोनिक रीनल फेलियर। देखें, जिनकी किडनी अचानक से खराब हो जाती है, डॉक्टर बताता है कि किडनी फेल हो गई, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मरीज बिल्कुल स्वस्थ होता है कि यार ऐसे कैसे हो गई। 72% मरीजों में जिनकी किडनी खराब होती है उनमें 2 बीमारियां देखने को मिलती हैं, या तो शुगर या हाइपरटेंशन, या तो शुगर या हाइपरटेंशन। इन दोनों की वजह से मैक्सिमम किडनी खराब होती है। किडनी खराब होने का लॉजिक मैंने बता दिया। रीनल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से, और उसके बाद किडनी को मिलने वाली फ्लूइड या ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसान की किडनी खराब हो जाती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें। ये अपना ब्रेन है। ये ब्रेन को सप्लाई करने वाली कैरोटिड आर्टरी। यदि इंसान में डायबिटीज मेलाइटस है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा। कोलेस्ट्रॉल कैरोटिड आर्टरी पर डिपॉजिट होगा। कोलेस्ट्रॉल कैरोटिड आर्टरी पर डिपॉजिट होगा। अब ये जो डिपॉजिट हुआ सब्सटेंस है, यदि कभी यह रप्चर हो गया तो रफ एज बन जाएंगे और वहां पर थ्रोम्बस का निर्माण हो जाएगा और ब्रेन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे जो अवस्था पैदा होगी उसको अपन नाम देंगे स्ट्रोक। जिससे जो अवस्था पैदा होगी उसको अपन नाम देंगे स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। किडनी खराब हो सकती है शुगर वाले मरीज में, हार्ट में बीमारी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा रेटाइना में रेटाइनोपैथी डेवलप हो जाती है। उसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस वाले में कोई घाव हो जाए तो वह घाव भी नहीं भरता। तो देखो, इसके टारगेट ऑर्गन पर यदि अपन बात करें, इसके टारगेट ऑर्गन पर यदि अपन बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस के टारगेट ऑर्गन हो गए हार्ट। हार्ट अगला टारगेट ऑर्गन जिसको यह नुकसान पहुंचाती है, इट इज द किडनी। इसका अलावा टारगेट ऑर्गन जिसको नुकसान होगा, दैट इज द ब्रेन। आई में हो जाएगी रेटाइनोपैथी। पूरी बॉडी के अंदर न्यूरोपैथी डेवलप हो जाएगी। पूरी बॉडी में न्यूरोपैथी डेवलप हो जाएगी और वुंड हीलिंग भी डिले हो जाएगी। ये वाली जो घटनाएं हैं, दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन, ये 2-4 दिन में नहीं होते, 2-4-5 सालों में होते हैं। अब शुरुआत में जब शुगर होती है 10-20 दिन या 1-आध महीने मरीज दवाई लेता है, उसके बाद उसको उलझन होती है कि यार सुबह शाम दवाई लो। 1-आध महीने बाद बंद कर देता है, एकदम कि मस्त जीवन जी रहा हूं मैं तो यार, खूब मन करके मीठा खाता हूं, कितना ही मीठा खाता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में जरूर थोड़ी बहुत दिक्कत थी, वजन एकदम से कम हुआ था, यूरिन ज्यादा आता था, प्यास ज्यादा, अब तो मैं ठीक हूं, दवाई मैंने तो बंद कर दी, अलग रख दी, मैंने घर वालों से कह दिया दिखाना भी मत। ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है।
5 साल बाद 2 गोली लेनी पड़ रही थी उसको, अब उसने बंद कर दी। 5 साल बाद दिल का दौरा आया, बाईपास हुआ, मुश्किल से बचा। अब डॉक्टर साहब ने 10 गोली लिखी है जो टाइम टू टाइम टेबल के हिसाब से लेता, 10 मिनट भी आगे पीछे नहीं करता। अरे भैया, तू वो 2 गोलियों को ले लेता तो आज 10 गोली लेने की नौबत नहीं आती। 2 गोली खा लेता तो 10 गोली लेने की नौबत नहीं आती। शुरुआत में इसके सिम्टम माइनर होते हैं और बाद में भी माइनर होते हैं। न्यूरोपैथी होने के बाद जरूर नंबनेस आ जाती है पूरी बॉडी में। अपन बात करें 5 सालों तक ये वाले सिम्टम रहे और अचानक से मार दिया डायबिटीज ने। किडनी खराब कर दी, हार्ट में नुकसान कर दिया, ब्रेन में नुकसान कर दिया, आंखों में अंधापन आ गया, तो नुकसान कर दिया 5 साल बाद। यही तो है साइलेंट किलर। अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है, मार रहा है आपको। अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है, मार रहा है। इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट सलाह देते हैं 40 साल के बाद अपने शुगर को कंट्रोल में रखो और बीपी को कंट्रोल में रखो। आज जो 2 गोली लेने से तुम परहेज कर रहे हो, ऐसा ना हो कि 5 साल बाद तुम्हें 10-12 गोली लेनी पड़े और बड़े शौक के साथ तुम गोली लो। आज जो आप आपके शुगर को लगातार बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद पूरा रेस्ट्रिक्शन हो जाए और सुबह से शाम का खाना आपको नाप तोल के खाना पड़े। इतनी रेस्ट्रिक्टेड लाइफ हो जाएगी यदि कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए। कॉम्प्लिकेशन इसमें एक बार हो गए तो सही नहीं होंगे। एक बार इंसान अंधा हो गया तो दोबारा से आंखों की रोशनी नहीं आएगी। स्ट्रोक हो गया तो वापस से जो पैरालाइसिस होगा वो ताजिंदगी भर रहेगा, बिल्कुल उसका ठीक होना पॉसिबल नहीं है। किडनी खराब हो गई तो ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो क्यों ना इन सारी घटनाओं को रोक लिया जाए। और सारी घटनाओं को कैसे रोकेंगे? शुगर को कंट्रोल करके। तो इसको साइलेंट किलर कहने का पर्पज यह है कि इसके जो सिम्टम आते हैं वो बहुत ही माइनर अवस्था में होते हैं, जिनको इंसान के द्वारा इग्नोर किया जाता है, परंतु आने वाले भविष्य में यह शरीर के अंदर बहुत सारा नुकसान पैदा कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये डायबिटीज मेलाइटस का बेसिक हो गया, किस तरीके से यह हार्ट डिसऑर्डर को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब अपन डिस्कस करते हैं फाइबर डाइट के बारे में कि किस तरीके से फाइबर डाइट अपने लिए फायदेमंद होती है। सबसे पहले तो आप ही से पूछा जाए, क्या आप डाइट में फाइबर खाते हैं? अब आपका आंसर होगा यस सर, खाते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल सी कहावत सुनी है आपने कि यार पुराने जमाने के लोग जी भर के घी खाते थे, चपाती पर रखकर घी बड़े आसानी से खाते थे, और आजकल 40 के बाद घी खाना तो बंद है कि नुकसान होगा। तो पुराने जमाने में बीमारियां भी नहीं होती थी कि यार पुरानी लाइफ स्टाइल बढ़िया थी, बात भी ठीक है। वो लोग घी खाते थे तो पूरे दिन काम भी करते थे, 5-10 किलोमीटर तो एक दिन में पैदल चल लेते थे। ऑक्सीडाइज हो जाता था एक्स्ट्रा मात्रा में बॉडी में गया हुआ फैट। खेतों में काम करते थे, खेतों के अंदर गाजर, मूली या सलाद की कोई भी चीज, खीरा, ककड़ी जो होती थी उसको उखाड़ा। थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो 2-2, 4-4 एक साथ खा जाते थे। हाई फाइबर डाइट लेते थे पहले के लोग। आज बाई चांस अपने टिफिन आता है, अपन यदि कहीं बाहर रहते हैं, उसके अंदर एक बाउल के अंदर 2-4 खीरे, ककड़ी, एक आध प्याज, एक आध अपन बात करें तो गाजर का टुकड़ा आता है, उसमें भी अपन आधा ही खाते हैं और छोड़ देते हैं। सोचें, अगर अपन खाने भी बैठे तो आजकल टुकड़े करके खाते हैं, पहले साबुत खाते थे। साबुत का मतलब 1, 2, 3 एक साथ। आज अपन हद करके भी खाते हैं तो एक गाजर खा लें बहुत है। ऐसा हो गया है, लाइफ स्टाइल, डाइट में परिवर्तन आ गया। तो पहले के लोग बीमार नहीं होते थे, उसका कारण है वो काम करते थे, फिजिकली एक्टिव थे और हाई फाइबर खाते थे। फाइबर अपने बॉडी में बहुत सारा फायदा पहुंचाते हैं। पूछूंगा मैं आपसे, फाइबर आप खाते हो खाने से पहले या खाने के बाद?
तो जहां तक मेरा अनुभव है कि सर खाने के बाद नॉर्मल इंसान खाता है कि पहले तो जम करके चपाती पूरी गिन के कि भैया 5 से कम तो खानी नहीं है, फिर थोड़ी बहुत जगह बच गई पेट में तो एक आध टुकड़ा फाइबर का खा लिया, नहीं तो वो छोड़ दिया। चपाती नहीं छोड़नी। क्या इसको बाद में ही खाना चाहिए या पहले खाना चाहिए? अगली व्यवहारिक बात कि अपने यहां कैलोरी जो वर्ड है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं। अपन कितना ही न्यूट्रिशन में पढ़ लें कि इंसान को पर डे इतना काम करने के लिए इतनी कैलोरी की जरूरत है। जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर ऐसा कहते हैं कि वो लोग बिल्कुल स्लिम होते हैं क्योंकि उनको कैलोरी की अवेयरनेस है जो अपन लेते हैं खाने में। वो लोग ऐसा करते हैं कि एक मार्केट में जाते हैं और वहां पर 2 चॉकलेट खरीदें तो सबसे पहले वो देखते हैं कि इनमें कितनी कैलोरी है। वो उनको लगा 200 कैलोरी है, 2 में 400 हो गई, तो फिर वो कहते हैं कि 4 और दे दो। फिर उनको 1600 कैलोरी मिल गई कि ठीक है आज पूरे दिन खाना नहीं खाना। 6 चॉकलेट खा ली, पूरी कैलोरी हो गई, अपन को खाना नहीं खाना। अब बताओ यहां तो 2-4 चॉकलेट से नाश्ता भी नहीं हो। अगर 2-4 चॉकलेट सुबह मिल रही हैं तो नाश्ते में जो चीज खाते हो वो तो चाहिए ही चाहिए, और फिर खाने में वही 5 चपाती चाहिए। तो कैलोरी की वैल्यू कहां रही? अपन कोई भी चिप्स है, एनीथिंग एल्स, बिस्किट है, वो खरीदते हैं और उनको खाते हैं तो कभी अपन ने नहीं देखा। हाँ, सिर्फ एक चीज देखा, रेट क्या है। रेट क्या है ये तो अपन देखते हैं, बट कभी भी नहीं देखते कैलोरी कितनी है। तो अल्टीमेटली कैलोरी की अवेयरनेस नहीं है। तो जो कैलोरी है, बॉडी में कैलोरी का कंजप्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। फाइबर अपनी बॉडी में बहुत सारा फायदा पहुंचाते। तो सबसे पहली सलाह तो यह कि फाइबर को हमेशा खाने से 10-20 मिनट या आधे घंटे पहले खाना चाहिए। फाइबर को हमेशा खाने से आधे घंटे पहले आपको खाना चाहिए। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। फाइबर खाने के बाद आपकी भूख कुछ कम हो जाएगी। फाइबर खाने के बाद यदि आप 5 चपाती खा रहे हो तो 4 ही खाओगे। इसका पहला कारण दिया जाता है कि फाइबर या हाई फाइबर डाइट कॉज फीलिंग ऑफ फुलनेस इन स्टोमक। हाई फाइबर डाइट कॉज फीलिंग ऑफ फुलनेस इन स्टोमक। यह स्टोमक में फीलिंग ऑफ फुलनेस कॉज करते हैं। बोले तो अपन को ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ। वैसे तो यह भी कहा जाता है कि हमेशा जब आप चपाती खाओ या खाना खाओ तो 1 चपाती कम खाओ, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल थोड़े लेट मिलते हैं कि आपका पेट भर गया है। पर मानने वाला कौन है? तो फाइबर को खाओ तो हमेशा खाने से पहले खाओ, क्योंकि फाइबर का पहला फायदा होता है दे कॉज फीलिंग ऑफ फुलनेस इन स्टोमक। आप यदि इनको आधे घंटे पहले खाओगे तो 5 की जगह 4 ही चपाती आप खाओगे। नंबर 1। नंबर 2, ये जो फाइबर होते हैं इनमें 0% कैलोरी होती है। ये जो फाइबर होते हैं इनमें 0% कैलोरी होती है। इसका मतलब है किसी भी तरह की कैलोरी नहीं होती, कोई एनर्जी इनमें नहीं होती। इन फाइबर का ना तो स्टोमक में डाइजेशन होता है, ना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, और बिना डाइजेस्टेड फाइबर पहुंच जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। बिना डाइजेस्टेड फाइबर पहुंच जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा, कॉमनेम सेलिज्म, सहजीवी बैक्टीरिया। वो इन फाइबर के साथ एक्ट करते हैं। वो इन फाइबर के साथ एक्ट, परिणाम होता है फायदा नंबर 2, यह इन फाइबर से एंटीऑक्सीडेंट रिलीज कराते हैं। यह इन फाइबर से एंटीऑक्सीडेंट रिलीज कराते हैं। अच्छा, फाइबर से अपन को मिले एंटीऑक्सीडेंट, यह एंटीऑक्सीडेंट अपने ब्लड में जाएंगे, और ब्लड में जाने के बाद यह एंटीऑक्सीडेंट
अपने ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। देखें, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल वाले में डॉक्टर, फिजिशियन कई बार एंटीऑक्सीडेंट की कैप्सूल भी देते हैं, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। तो यदि आप फाइबर खाएंगे तो वैसे ही मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो फाइबर होते हैं, इनके अंदर कम से कम 90 से 95% वाटर होता है। 90 से 95% वाटर होता है। तो यह जो स्टूल बनता है उसके साथ मिलकर बल्क बना लेते हैं और उसमें पानी मिक्स कर देते हैं। तो बल्क बनना और उस स्टूल में पानी की ज्यादा मात्रा होना, इसको आसानी से एलिमिनेट कराने के लिए पर्पज ये हुआ कि यदि किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो यह कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी दूर करते हैं। यह कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी दूर करते हैं। तो तीसरा इनका फायदा हुआ, दे ऑल्सो परफॉर्म द लेग्जेटिव एक्शन। अच्छा, ये वाली चीज सभी को पता है, ये वाली चीज सभी को पता। खाओ, यदि कब्जी हो रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ज्यादा फाइबर खाओ, कब्जी दूर हो जाएगी। कैसे दूर हो जाएगी? इनमें 95% पानी है भैया, और वो पानी जब स्टूल के साथ मिलेगा और ये फाइबर मिलेंगे तो बल्क बन जाएगी, जिससे आसानी से स्टूल एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन में बड़ा फायदा मिलेगा। सोचो, यदि आपका वजन या किसी इंसान का वजन 100 किलो है और वह आज से ही फाइबर खाना चालू कर दे, तो पॉइंट नंबर 1, पहला फायदा, वह 4 की जगह 3 चपाती ही खाएगा। उसने डाइट कम कर दी, बताओ उसका वजन कम होगा, उसका वजन कम होने लग जाएगा, पहला। फिर डेली फाइबर खाएगा तो एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, बताओ कोलेस्ट्रॉल कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बताओ वजन भी कम हो रहा है फाइबर से, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो रहा है। क्या समझे अपन? ये दोनों कम होने का मतलब दोनों रिस्क फैक्टर हैं, दोनों रिस्क फैक्टर हैं। देखो, ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है, हाई कोलेस्ट्रॉल रिस्क फैक्टर है, दोनों को काबू में कर रहे हैं फाइबर। और दोनों को काबू में करने का मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना कम हो रही है। तो फाइबर खाना अपने लिए फायदेमंद होता है। वह इंसान जो डाइट में कम फाइबर लेते हैं, लो फाइबर डाइट, आने वाले भविष्य में उनको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइबर। डाइट में इनका संतुलित मात्रा में होने चाहिए। नॉर्मल तौर पर अपन को इनको खाने से पहले ही लेना होता है। तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइबर डाइट। इज दैट क्लियर? तो ये लो फाइबर डाइट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना को बढ़ाता है। जैसे एक बहुत पहले गायक आए थे अपने, अदनान सामी, 150 किलो वजन, आज उनको देखो 70 किलो, 65 किलो। तो उनकी कहीं पर मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें उन्होंने बोला था कि डाइटिशियन या डॉक्टर्स ने मुझे 6 महीने तक घास फूस खिलाया। 6 महीने तक घास फूस खिलाया। घास फूस खिलाने से उनका अर्थ क्या था? फाइबर खिलाया, फाइबर खिलाया। बताओ, फाइबर ने उनका वजन कम कर दिया? हालांकि ऐसा नहीं, प्रोटीन भी खिलाए, विटामिन भी दिए होंगे, सब कुछ दिया होगा, बट हाई फाइबर डाइट उनको दी गई, क्योंकि फाइबर के अंदर 0% कैलोरी होती है। तो यदि आप डाइट में फाइबर कम लेते हो तो आपके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये फाइबर और डायबिटीज मेलाइटस वाला पार्ट बचा हुआ था जो क्लियर हो गया। देखें, यहां से पढ़ना स्टार्ट किया अपन ने, एटियोलॉजी एंड कॉजेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस, एथेरोस्क्लेरोसिस, सर्जरी, ट्रॉमा, इंजरी टू हार्ट, इन्फेक्शन। रिस्क फैक्टर 2 तरह के, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल, एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, रेशियल फैक्टर। और मॉडिफाइबल के अंदर ये सारे हैं। सभी का लॉजिक मैंने बता दिया। ये 2 बचे हुए थे, दोनों का बता दिया मैंने। डायबिटीज मेलाइटस साइलेंट किलर क्यों हैं, और फाइबर खाने से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। अब आगे आने वाले टाइम में हाइपरटेंशन पढ़ाऊंगा, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ाऊंगा,
एमआई पढ़ाऊंगा, एंजाइना पढ़ाऊंगा और वहां पर बोलूंगा रिस्क फैक्टर, तो वहां जब मैं रिस्क फैक्टर बोलूंगा तो सिर्फ ये दो नाम लिखूंगा, N.M और M. इसी से आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर तो सभी में कॉमन चलेंगे। हाइपरटेंशन में, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस में, एंजाइना पेक्टोरिस में और एमआई में, हर बीमारी में यही वाले रिस्क फैक्टर अपन पढ़ेंगे। यहां पर मैंने ब्रॉड वे में आपको इनका मतलब बता दिया। इज दैट क्लियर? अब इसको पीपीटी के माध्यम से भी देख लें आप। कल अपन ने डेफिनेशन तक का पार्ट पढ़ लिया था, एटियोलॉजी देख लें। कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बनना एमआई हो जाएगा। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियक ट्रॉमा या इंजरी, इन्फेक्शन टू द हार्ट। रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, खासकर हाइपरटेंशन, एंजाइना और एमआई के हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन एंड सीएडी, नॉन मॉडिफाइबल। एडवांस एज, सेक्स रेशो, मेल में संभावना ज़्यादा है बजाय फीमेल के, वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल विच कॉज वेजोडाइलेशन। रेशियल फैक्टर, ब्लैक पर्सन में ज़्यादा बजाय वाइट पर्सन, फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर। उसके बाद मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में सीडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई फैट, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल। देखें अल्कोहल का बहुत ज़्यादा मात्रा लीवर को खराब करती है और लीवर खराब होगा तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होगा। बहुत सीमित मात्रा, बहुत सीमित मात्रा दवाई का काम करती है और कोलेस्ट्रॉल कम भी करती है, बट सीमित मात्रा का मतलब है 10 ml सप्ताह में 4 दिन। अब इसकी सीमित मात्रा रखा जाना संभव है नहीं क्योंकि इसका तो एडिक्शन होता है, इसलिए अल्टीमेटली यह नुकसान पहुंचाएगी पहुंचाएगी। उसके अलावा स्ट्रेस, डायबिटीज मेलाइटस, हाई सोडियम डाइट और लो फाइबर डाइट। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ फाइबर देख लो आप। बेनिफिट्स ऑफ फाइबर, हाई फाइबर डाइट हेल्प टू रिड्यूस द वेट। वेट क्यों रिड्यूस होगा? खाने से पहले लो इनको, बिफोर मील इट कॉज फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस टू डिक्रीज द इनटेक ऑफ कैलोरी। यानी इनकी वजह से जो आप चपाती खाने वाले हो वो डिक्रीज हो जाएगा तो कैलोरी इनटेक कम हो जाएगा। दूसरा देखो, फाइबर गिव्स एंटीऑक्सीडेंट विच रिड्यूस द लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। और तीसरा, फाइबर में ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्स्टिपेशन। तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स, एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। परिभाषा हो गई, पैथोफिजियोलॉजी हो गई, एटियोलॉजी हो गई कॉमनली, और रिस्क फैक्टर हो गए मॉडिफाइड, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साथ में डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।